नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर सियासत है, खत्म ही नहीं हो रही। कल सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कांग्रेस नेताओं ने तय किया, पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा को गाया जाएगा। अब बीजेपी कह रही है वोट बैंक के तुष्टीकरण में कांग्रेस को संसद से पास कानून की भी परवाह नहीं। कांग्रेस हवाला दे रही है 1937 के रिजोल्यूशन का, तो बीजेपी पूछ रही है क्या कांग्रेस पार्टी देश की संसद से बड़ी हो गई है? तो वंदे मातरम को लेकर क्या सियासी घमासान मचा है? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। 22 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। We are very, very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. Only 2 parties. First 2 stands. कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। लो, ये पहचानो, इसको अपीजमेंट नहीं कहते। कभी पढ़े हैं देश के इतिहास और आप जानकारी हो, इसको अपीजमेंट नहीं, अंग्रेजी में इंक्लूसिव कहते हैं। अजब हाल है देश में सियासत का। हम कौमी नगमा भी गाएंगे तो शर्तों पर। हाल तो कुछ यही दिख रहा है वंदे मातरम गीत को गाए जाने को लेकर। और यह हाल तब है जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा और सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 पारित किया जा चुका है और कानून बन चुका है। तब कांग्रेस की 19 अगस्त को कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी कांग्रेसियों ने एक सुर में वंदे मातरम पर एक फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. Only 2 parties. First 2 stands up. अब सवाल यह है कि आखिर वंदे मातरम पर अगर देश की संसद ने फैसला ले लिया, बाकायदा कानून बन गया, तो कांग्रेस इतनी उतावली वंदे मातरम को लेकर क्यों हो गई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के भीतर राष्ट्रीय गीत को लेकर भी मुंडे मुंडे मते भिन्ना वाला राग अलापा जाए? कांग्रेस जहां गांधी, नेहरू, राजगोपालाचारी, बोस, टैगोर का हवाला दे रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के फैसले को एक लाइन में तुष्टीकरण की पुष्टि बता रही है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो क्या कांग्रेस के लिए संसद में पास कानून से ज्यादा बड़ा और अहम है 1937 में कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन? क्या संविधान जेब में लेकर चलने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए देश के संसद में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पास हुए कानून की कोई अहमियत नहीं? या वाकई संपूर्ण वंदे मातरम के विरोध में कांग्रेस को अपने खोए वोट बैंक को फिर से हासिल करने की उम्मीद जग गई? कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है।
इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति। मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने, अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। कांग्रेस की सफाई और पावर खेड़ा का ताल ठोकना अपनी जगह, लेकिन देखते ही देखते मुस्लिम लीग वाली लाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगी। लोगों ने भर भर कर कांग्रेस के फैसले पर अपनी बातें रखी। किसी ने गुस्से में लिखा, कांग्रेस को दुश्मनों की क्या जरूरत? तो एक और व्यक्ति ने पूछा, जब वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय गीत को छोटा किया जा सकता है तो आपको पूछना चाहिए कि वो वोट बैंक के लिए और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए जाने के कांग्रेस के फैसले पर किसी ने प्रतिक्रिया दी कि कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों को भी 2 वर्गों में बांट रखा है। तो किसी ने कहा, आजादी के महानायकों ने तो यह भी बोला था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, अब करो वही जो गांधी जी ने बोला था। कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण वाले बीजेपी के आरोपों में फंसती दिख रही है, या फिर मुस्लिम वोट बैंक और जातीय कार्ड वाली राजनीति के जरिए कांग्रेस ने अपना एक दांव खेल दिया है। 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था, और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। खड़गे जी, अब आपका कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है, आपका कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गया है वोट के लिए। तो क्या संपूर्ण वंदे मातरम से मुंह फेरने के पीछे की वजह वोट बैंक है? क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे नेहरू ने किया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा अहम बैकग्राउंड क्या है, जरा इसे समझिए। वंदे मातरम की रचना सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। साल 1882 में उन्होंने इसे बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीत का रूप दिया। इसके बाद ये गीत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ गया। लेकिन साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग का तर्क ये था कि इस गीत में मातृभूमि की तुलना देवी देवताओं से की गई थी। मुस्लिम लीग को इस गीत में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार की झलक दिख रही थी। साल 1937 में जिन्ना ने वंदे मातरम गीत का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा, तो मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने वंदे मातरम गीत की उन पंक्तियों को हटा दिया जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को
कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। तो क्या कांग्रेस ने वंदे मातरम से एक बार और समझौता कर लिया? वोट बैंक के तुष्टीकरण में कांग्रेस ने संसद से पास कानून तक की परवाह नहीं की। बीजेपी कह रही है ये हाल तब है जब कांग्रेस विपक्ष में है। या वंदे मातरम के सिलेक्टिव गायन के सहारे कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की नेहरू वाली निर्णायक चाल चल दी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इस दौरे से पहले अमेरिका में एक संस्था ने उनका विरोध किया है। खास बात है कि उस संस्था का अध्यक्ष मूल रूप से पाकिस्तानी है। मोहन भागवत के दौरे के विरोध के सुर ठीक वैसे हैं जैसे देश में कांग्रेस करती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आरएसएस चीफ का विरोध संयोग है या प्रयोग? क्या इससे कांग्रेस का कोई कनेक्शन भी है? देखिए सर। क्या मोहन भागवत के खिलाफ विदेश से भी साजिश रची जा रही है? क्या भागवत के विदेश दौरे के विरोध के पीछे कांग्रेस कनेक्शन है? आरएसएस पर कांग्रेस और विदेशी संस्था का नैरेटिव एक संयोग या प्रयोग? मोहन भागवत के विदेश दौरे से ठीक पहले अमेरिका से ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी बहस को गरमा दिया। एक अमेरिकी संस्था ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मोहन भागवत की अमेरिकी यात्रा का विरोध किया। ठीक उसी तरह आरएसएस के खिलाफ विरोध का नैरेटिव गढ़ा जैसे देश के भीतर कांग्रेस आरएसएस पर सवाल उठाती है। तो सवाल है कि मोहन भागवत के विदेश दौरे का विरोध क्या सिर्फ एक संयोग है? क्या आरएसएस के खिलाफ कोई नैरेटिव देश के बाहर भी गढ़ा जा रहा है? दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं। आरएसएस के मुताबिक ये यात्रा विदेशों में बसे भारतीय समुदाय और स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर हो रही है। मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल वननेस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो प्रवासी भारतीयों और स्थानीय समूहों से संवाद करेंगे। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, लेकिन भागवत के अमेरिका पहुंचने से पहले ही विरोध की आवाज उठने लगी। यूएससीआईआरएफ के आयुक्त जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस के नेताओं को भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, बड़े स्तर की बैठकों या राजनयिक सम्मान से नहीं नवाजा जाना चाहिए। इसके बजाय अमेरिकी सरकार को आरएसएस के उन सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए जो धार्मिक आजादी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। यूएससीआईआरएफ अध्यक्ष आसिफ मसूद ने कहा कि भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। ये भारत का एक बड़ा संगठन है जिसके अलग अलग समूहों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें ईसाई और मुस्लिम समुदाय शामिल हैं, इन पर हमले के आरोप हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका आने की योजना बना रहे हैं। भारत में विपक्ष, खासकर कांग्रेस, आरएसएस बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता बार बार आरएसएस को बैन करने की बातें करते रहे हैं और अब विदेश की एक संस्था भी आरएसएस पर लगभग उसी दिशा में आरोप लगा रही है। तो क्या दोनों नैरेटिव में कोई कनेक्शन है या फिर ये महज एक तरह की राजनीतिक समानता है? यही वो सवाल है जिसने पूरे विवाद को सियासी रंग दे दिया है। मैं उसी तरह से देखता हूं जैसे राहुल गांधी को स्वरोज के एजेंडे पर काम करते हैं। ये लोग उसी एजेंडे वाले हैं जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर को संजोग करके रखने वाले हैं। उन पर ये अटैक है। Canada did it, now US is, and they should answer. But I doubt that PM Modi has guts to answer, and Bhagwat ji has guts to answer. And of course, what America does, it has a global impact. जिस संस्था ने मोहन भागवत के खिलाफ आवाज उठाई, उसके अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ कौन है, अब जरा ये भी जान लीजिए। आसिफ महमूद पाकिस्तान मूल के अमेरिकी चिकित्सक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान में यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष हैं। उन्हें इस साल जुलाई में 2026-27 के कार्यकाल के लिए यूएससीआईआरएफ का अध्यक्ष चुना गया। महमूद डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं।
USCIRF के अध्यक्ष के रूप में आसिफ महमूद ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कई बार चिंता जताई है। पाकिस्तानी मूल के आसिफ महमूद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का विरोध ठीक वैसे ही किया है जैसे कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। ये कह सकते हैं कि संस्था अलग है, पार्टी अलग है, बोलने वाला शख्स अलग है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की और पाकिस्तानी मूल के आसिफ महमूद की भाषा एक जैसी है। राहुल गांधी हर मंच से आरएसएस पर प्रहार करते रहे हैं, आरएसएस पर संवैधानिक संस्थाओं को कब्जाने का आरोप लगाते रहे हैं, तो उनके नेता आरएसएस को बंद करने की बात तक कह देते हैं। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। I have requested the CM in writing that RSS activities should not be allowed in government schools and colleges, government aided schools and colleges, government grounds, public places at all. And more importantly, these activities that RSS does is literally brainwashing young minds, which is not helping the nation, nor is it helping the society in any way. So I've written to the CM not to allow RSS activities or their baitaks. आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज भी एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। That is my problem with the RSS. That RSS has decided that they know the truth of 1.5 billion people. And I say no, only 1.5 billion people can know their truth. Even I cannot do. If I start to believe that I know your truth, I'm a madman. Because I'm not you. I have not faced what you have faced. I have not seen what you have seen. I have not dealt with what you have dealt with. I don't have the same father, the same mother, the same friends, the same brother, nothing. So how can I say that I know your truth? इस विरोध के बीच एक दूसरा पहलू भी है। कनाडा में 100 से ज्यादा संगठनों ने भागवत के दौरे के समर्थन में आवाज उठाई और विरोध की मांग खारिज करने की अपील की। यानी विदेश में आरएसएस को लेकर एक तरफा राय नहीं है, क्योंकि यह मामला सीधे सीधे भारत की छवि से जुड़ा है। तो क्या आरएसएस की विचारधारा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जानबूझकर हवा दी जा रही है? क्या भारत के राजनीतिक विवाद अब विदेश की जमीन पर भी पहुंचने लगे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ वैचारिक मतभेद है या कोई प्लान्ड नैरेटिव? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आसमान से आई तबाही की बात, कुछ देर का पानी घंटों की मुसीबत बन जाता है और फिर जान बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। ये तस्वीर सिर्फ पहाड़ों की नहीं, मैदानी इलाकों का भी यही हाल। जी हाँ, अब तो यूपी में सैलाब समंदर के रूप में मानो दौड़ रहा है। कैसे कॉलोनियां नदियों की शक्ल ले रही हैं, ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। सैलाब इतना जबरदस्त कि बांस का पुल चंद सेकंड में बह गया। नाले में आई बाढ़ ने बच्चों की जान आफत में डाल दी। बनारस में इतना पानी कि प्रशासन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। प्रयागराज में 3 दिन बाद भी तबाही की तस्वीर नहीं बदली। गंगा से लेकर यमुना और सरयू से गोमती तक यूपी में लगभग सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कैसे शहर शहर लोग जलबंधक बन गए हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मगर पहले जम्मू के डोडा से आए फ्लैश फ्लड का कहर देखिए। तेज रफ्तार से नाले में पानी बह रहा है और उसके ऊपर से जान जोखिम में डालकर बच्चों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं लोग। सोचिए, अगर हाथ छूटा या फिर पत्थर खिसका तो कितना डरावना मंजर होगा। लेकिन मजबूरी रास्ता पार करने की, जल्दी घर जाने की, इसलिए ये कदम उठाया गया है। लोगों का दावा है कि गंगूरी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया और फिर स्कूली बच्चे घंटों फंसे रहे।
लगातार बढ़ते पानी को देखकर जद्दोजहद इन्हें बचाने की हुई और फिर काफी देर तक इसी तरह मौत को मात दी गई। इसी से मिलती जुलती तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से आई, जहां SIR के लिए जान जोखिम में डाली गई। उफनते नालों को पार करने वाले ये लोग SIR टीम के सदस्य हैं। ये अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौसम से भी दो हाथ करते दिखे। तेज बहाव को क्रॉस करने के लिए इनके पास केवल डंडा भर था। हालांकि डर इस बात का भी था कि कहीं अनहोनी न हो जाए, क्योंकि सैलाब का कोई भरोसा नहीं। और ये बात प्रयागराज को देखकर अच्छी तरह समझ आती है। 3 दिनों के बाद भी पानी शहर से उतरा नहीं। हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि गुरुवार को भी 12वीं तक के स्कूल बंद रखने पड़े। अब तो गंगा लेटे हुए हनुमान का तिलक करने को मचल रही है। समूचा संगम क्षेत्र बाढ़ से लबालब नजर आ रहा है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र में, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलते थे, अब उन सड़कों पे जो है नाव चल रही हैं। पीछे तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये संगम क्षेत्र में जो दुकानें जो लगती थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तमाम जो घाटे हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई देगा। वाराणसी की तस्वीर भी डराने वाली है। यहाँ गंगा का रौद्र रूप दिखाई देने लगा है। नदी के जल स्तर और खतरे के निशान के बीच इंच का फासला रह गया है। हालांकि पूरी तरह डूब चुके बनारस के सभी 84 घाट बता रहे हैं कि अगले कई दिन यहाँ भारी मुसीबत के रहने वाले हैं। हर गुजरते पल के साथ अब बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। वाराणसी में गंगा की लहरें अब डराने लगी हैं और आप तस्वीरें देखिए कि घाट किनारे जो लोग हैं उनकी परेशानियां किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। एक एक कर सभी जो घाट हैं वो गंगा की आगोश में समाते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि घाटों पर वाटर कर्फ्यू सा जो नज़ारा है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल हम आपको वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध नमो घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आधा से अधिक जो घाट है वो पूरी तरीके से पानी के आगोश में जा चुका है। सामने सूर्य को नमस्कार करती ये प्रतिमाएं हैं वो भी अब धीरे धीरे पानी के आगोश में जाने लगी है। तो बारिश और बाढ़ को देखते हुए काशी में अधिकारियों की टीम ने मंथन किया और खुद इलाके का मुआयना करने के लिए बोट से निकल पड़े। फिलहाल लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करने की नौबत नहीं आई है, लेकिन फिर भी 4 दर्जन बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई। पानी का लेवल है गंगा नदी में वो लगभग 67 मीटर के आसपास पहुंच चुका है और लगातार ये लेवल बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेगा मकान जो हैं जो बरना नदी के आसपास के मकान हैं वो डूबना आरंभ हो जाएंगे। एक आध मकान में प्रथम तल तक पानी पहुंच भी गया है। हमारे 46 बाढ़ राहत शिविर हैं जो पूरे जनपद में हमारे बनते हैं और जो सलारपुर का बाढ़ राहत शिविर है वो कल रात से चालू भी कर दिया गया है और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जैसी भी आवश्यकताएं होंगी उस हिसाब से बनारस में डर सिर्फ इतना भर नहीं कि गंगा के चलते वाटर कर्फ्यू सा लग गया है, बल्कि गंगा की सहायक नदी वरुणा भी तबाही मचाने को आमादा है। पलट प्रवाह के कारण उन निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है जिधर से होकर वरुणा गुजरती है। एक तरफ गंगा पूरे उफान पर है तो दूसरी तरफ गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है उसके भी जलस्तर में तेजी से वृद्धि होती जा रही है और इसकी वजह से अब सिर्फ घाटों ही नहीं बल्कि जो शहर के अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाराणसी ये गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बांस का पुल जलक्रोध का तांडव नहीं झेल पाया और फिर टुकड़े टुकड़े में टूटकर द्वारकेश्वर नदी में समा गया। दरअसल पानी का बहाव इतना तेज था कि बांस के पुल का टिकना मुमकिन नहीं हो पा रहा था और फिर नदी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। जिस वक्त ये क्षतिग्रस्त हुआ तब कोई गुजर नहीं रहा था, लेकिन कुछ गांव का कनेक्शन टूट गया। पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा हो जहां सैलाब ने बसेरा न किया हो। घर से लेकर खेत, सड़क से लेकर पुल तक सब जलमग्न है। लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घुटनों तक आए पानी में किसी तरह गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कब तक।
इसीलिए सूबे के इस रियलिटी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद समझा। पश्चिम बंगाल के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। लोगों को जरूरी सामान मुहैया हो सके, इसके लिए डीएम भी राहत कार्य में लगे हुए हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति कई दिनों के बाद भी सुधरी नहीं। पिछले 3 दिन से हुई बारिश ने हालात और डरावने कर दिए। केंद्रापड़ा इलाके में 1 लाख से ज्यादा लोग सैलाब के साए में जी रहे हैं। अब चिंता इस बात की है कि खाने के लिए कहां से राशन लाएं और पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी है। लगातार भारी बारिश की वजह से उड़ीसा के ऐसे कई जिले जैसे कि जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंद्रापड़ा जो जिले हैं ये काफी प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये जो है हम केंद्रापड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 31 जो पंचायत है अभी भी जल भराव और जलमग्न हुआ है और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम की बाढ़ को लेकर सूबे के मुखिया हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पुनर्वास कार्यों को तेजी लाए जाने पर मंथन किया। वाराणसी से आशुतोष सिंह और प्रयागराज से विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नसीब में अब रोने और छाती पीटने के अलावा कुछ नहीं बचा है। जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान अपना सबसे बड़ा आका मानते थे, उसी अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान चाहे जितने राजनयिकों को तलब कर ले, चाहे जितनी निंदा कर ले, सच नहीं बदलेगा। और पाकिस्तान के बाद अब बारी चीन की है। लेह में भारत अमेरिका के झंडे वाली गाड़ी की मूवमेंट अब बीजिंग को टेंशन देने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India. कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान सामने क्या आया, इस्लामाबाद में जैसे मातम छा गया। अपनी बेइज्जती से बौखलाए पाकिस्तान ने आनन फानन में अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब कर दिया। उन्हें दफ्तर बुलाकर पाकिस्तान अपनी फटी हुई साख को सीलने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन दुनिया जानती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच कर क्या ही कर सकती है। सो पाकिस्तान की इस कड़े शब्दों वाली चिट्ठी को भी अमेरिका ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अमेरिकी बयान कश्मीर से आए लेकिन मिर्ची सीधे इस्लामाबाद को लगी। सर्जियो गोर ने कश्मीर पर क्या बोला, पाकिस्तानी हुकूमत हत्ते से उखड़ गई। लेकिन जिस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को इस्लामाबाद अपना शहर रग बताता है, वहां की जनता ने अब शहबाज सरकार की नीतियों को बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही हैं जहां पीओजेके के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। जंग के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट को देख पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के आका जनरल मुनीर को लगा कि यही मौका है कि ट्रंप की चौखट पर वफादारी का दम भरकर डॉलर्स की भीख मांग लेंगे। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के इस डबल गेम को तवज्जो नहीं दी। चापलूसी का सुपरडोज भी काम नहीं आया और अब सर्जियो गोर के एक तीखे बयान और कश्मीर पर अमेरिका के बदले रुख ने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को भी घुटनों पर ला दिया है। ये नए भारत की वो ताकत है जिसकी धमक से सरहद पार सन्नाटा पसर गया है। महाशक्ति अमेरिका ने दिल्ली में अपना वो मोहरा फिट किया है जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। कल तक जो पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता था, आज उसी पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू रो रही है। पाकिस्तानी जनता खुद कबूल कर रही है कि ट्रंप ने इंडिया में सर्जियो गोर को सिर्फ एक राजदूत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि दुनिया को ये मैसेज दिया है कि सुपर पावर अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत ही सबसे अहम मुल्क है। अमेरिका की तरफ से कश्मीर नैरेटिव ध्वस्त होने के बाद बौखलाहट में होश खो चुके पाकिस्तान ने अपनी खींच निकालने के लिए इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दिया। पाकिस्तान को लगा कि उसकी सोची हरकत से दिल्ली सहम जाएगी, लेकिन वो भूल गया कि 1947 का नहीं 2026 का नया भारत है। पाकिस्तान की इस करतूत के बाद दिल्ली में बुलडोजर सीधे पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जा पहुंचे और लोहे के पंजे ने जैसे ही पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बने अवैध ढांचों को निस्तनाबूद करना शुरू किया, इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया।
वहीं अब वॉशिंगटन की दिलचस्पी लेह लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भी बढ़ गई है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के बाद अब सर्जियो गोर सीधे लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका भारत की सुरक्षा चुनौतियों को बेहद करीब से समझना चाहता है, वो चुनौतियां जो चीन के विस्तारवादी नीति के चलते इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं। बीजिंग के लिए अब ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि लेह लद्दाख की चोटियों की तरफ आंखें उठाकर देखना भी मत। चीन भी इस दौरे को, अब खासतौर से लेह के दौरे को बहुत ही कीनली देख रहा होगा। कहा जा रहा है कि सर्जियो गोर की मुलाकात हो सकता है हिज होलीनेस दलाई लामा से भी हो। अब याद रखिए, चीन दलाई लामा को एक रिलीजियस फिगर नहीं, पॉलिटिकल फिगर मानता है, क्योंकि वो टिबेटन कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं। अब यदि वो मिलते हैं तो भी अपने आप में एक बयान है चीन के लिए, और यदि वो नहीं मिलते हैं तो भी वो अपने आप में एक बयान है चीन के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सर्जियो गोर अब चीन को भी ये बताना चाहते हैं कि वो टिबेटन फ्रीडम के कॉज के लिए साथ में खड़े हैं।